Hello dear student, good evening to all of you and good evening to all my friends. Dear student, कल तक जो लेक्चर हुआ था तो कल के लेक्चर में जो हमने बात किया था अध्यारोपण के सिद्धांत का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था। अब आज का जो हम लोग का टॉपिक है, अब यहाँ से आप लोग का रियल डेरिवेशन शुरू होता है। अब यहाँ पे जो आज टॉपिक है हम लोग का, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपको यहाँ लिख दिया गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है, बिंदु आवेश के बारे में पढ़ा, मूल आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में पढ़ा, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़े। तो ये सब लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आप लोगों को मैं अपने इस चैनल के प्लेलिस्ट में चारों वीडियो जो है सीरियल वाइज करके रख दिया हूँ। अगर आपको कहीं से दिक्कत होती है तो आप प्ले स्टोर खोल के चारों वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अब कहता है, जैसे जो आप लोगों को बोर्ड पे यहाँ लिखा गया है, जो हेडिंग डाली गई है, हेडिंग में कहता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ कहा जाएगा कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे एक छोटा सा फिगर में यहाँ बना के समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद से देखा जाता है। मान लेते हैं यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो इसको हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हमारे आवेश स्थित होंगे। अब कहता है इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे एक कोई बिंदु यहाँ ले लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। तो हमने एक प्लस क्यू चार्ज इस वैद्युत क्षेत्र में मान लिया, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक हम लोगों ने परीक्षण आवेश रख लिया है। उस परीक्षण आवेश को हमने नाम दे दिया क्यू नॉट कह दिया। अब कहता है क्या, इसके रिस्पेक्ट में क्यू नॉट एक बिंदु की भांति दिखाई देगा, और इसके रिस्पेक्ट में प्लस क्यू एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स के नियम में। तो अब कहता है इस प्लस क्यू आवेश से इस परीक्षण आवेश के बीच का दूरी कितना है, आर है। तब इस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो हमको क्या कहा गया है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश है, और इस बिंदु आवेश से हम r मीटर की दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रख लेंगे। अब इस परीक्षण आवेश के कारण ही, यानी इसी परीक्षण आवेश के लिए हम किसका मान निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। तो अब कहता है कि इस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये चीज हम लोग समझ लें कि वैद्युत क्षेत्र में क्या है, वो आवेश स्थित है। तो अब फिगर कैसे बनाएंगे देख लिया जाए। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश रखा है या एक पॉइंट चार्ज रखा है। उस पॉइंट चार्ज के कारण उससे r मीटर की दूरी पर हम कोई एक परीक्षण आवेश मान लेंगे, और जिनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, r, और उसी के लिए हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब कहता क्या है, देखिए मान लेते हैं कि कोई चार्ज हमारा है, कोई चार्ज है, जो चार्ज हमारा क्या है, प्लस क्यू, और ये कहाँ पे है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अब कहता है इससे r मीटर की दूरी पर, यानी इससे r मीटर की दूरी पर, चूंकि हम जानते हैं कि आवेश हमारे क्या होते हैं, वायुमंडल में स्थित होते हैं, यानी परावैद्युतांक में स्थित होंगे, यानी निर्वात अथवा वायु में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो मान लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर, यह डिस्टेंस कितनी मान ली जाए, r मीटर, कि इसके रिस्पेक्ट में यह एक बिंदु की भांति दिखाई दे, और इसके लिए यह कैसा दिखाई दे, एक बिंदु की भांति दिखाई दे। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है,
कैपिटल P है, जहां पर हमने परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को रखा है। अब इस प्लस Q के कारण इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए प्लस Q के कारण प्लस Q नॉट पे जो बल लगेगा वो कहाँ होगा, उसकी कहीं आगे ही लगेगा, यानी इधर जो लगेगा यही डायरेक्शन हमारा क्या बताएगा, फोर्स F को बताएगा। और यह फोर्स F किसके कारण हो रहा है, इस प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल हमारा क्या है, कैपिटल F है। तो अब हम लिखते कैसे हैं, देखिए जब इसको अब लिखा जाएगा तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना कैपिटल K पर वैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु आवेश, देखिए क्या कहा गया है, कैपिटल K पर वैद्युतांक वाले माध्यम में एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा गया है। इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P स्थित है, जहां पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट स्थित है। तब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लैंग्वेज हम लिखे हैं, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना प्लस Q आवेश एक परावैद्युतांक कैपिटल K में स्थित है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जहां पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट स्थित है, और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये इसका लैंग्वेज हो जाएगा, वहीं से कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। कि कैपिटल K परावैद्युतांक में एक बिंदु आवेश प्लस Q नॉट बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जहां पर परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, या फिर लिख सकते हैं जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब इसके बाद ये फिगर हो गया, ये इसका लैंग्वेज हो गया। अब क्या लिखा जाएगा, इसके बाद से लिख दिया जाएगा अतः कूलाम के नियमानुसार। अब हम चलेंगे कूलाम के नियमानुसार, तो हम फार्मूला देख लेते हैं। कूलाम के नियम का क्या फार्मूला था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब कैपिटल K यहाँ क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि कैपिटल K परावैद्युतांक में है, तो यहाँ पे हम कैपिटल K लेके चलेंगे, इनटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कूलाम के नियम में फार्मूला। तो अब इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए कूलाम के नियमानुसार हम जानते हैं कि वैद्युत बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू K इनटू, देखो यहाँ पे कह रहा है Q1 और Q2, वहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज था, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, एक प्लस Q है और दूसरा क्या है, प्लस Q नॉट है। तो अब Q1 Q2 के जगह हम क्या रखेंगे, Q इंटू Q नॉट। तो अब क्या हो जाएगा, Q इंटू Q नॉट अपान, अब इनके बीच की दूरी का स्क्वायर है, तो दूरी कितनी है, R है, तो हम क्या कर देंगे, R का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके नीचे लिखेंगे We know that, अब हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E = F/Q0 होती है। इक्वेशन नंबर 2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा गया है? E = F/Q0। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको निकालना ही था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला क्या होती है? E = F/Q0। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या कहा गया है कि समीकरण 1 से इस F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखा जाएगा तो E = क्या हो जाएगा? अब F के जगह पे 1/4πε0 K इंटू Q इंटू Q0 और अपान कितना हो जाएगा? R² होल अपान, देखो नीचे कितना है? Q0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Q0 लिख देंगे। अब कहता है इस Q0 से इस Q0 को क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा? देखो क्या कहा गया है कि जब Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये बाय मैथमेटिकली फार्मूला हम जानते हैं कैसे करता है। तो अब क्या हो जाएगा? E = 1/4πε0 K इंटू Q अपान कितना हो जाएगा? R²। तो अब क्या लिख देंगे इसके बाद से? अब इसके बाद से देखो कहा है कि कैपिटल के परावैद्युतांक में स्थित है। तो अब लिखेंगे यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तब जब निर्वात और वायु में स्थित होता है तो K का मान हमने कितना बताया था? 1 रखा जाता है। तो जब 1 रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा? जब 1 रख दिया जाएगा तो अब फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा? देखो यहाँ से E = 1/4πε0। अब यहाँ 1 रखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1/4πε0 इंटू Q अपान कितना हो जाएगा? R²। यही हमारा क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रा किसका क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। देखो फार्मूला क्या है? F/Q0। F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। तो यूनिट इसका कितना हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश का मतलब क्या था हमने पहले ही बता दिया था। और किसी बिंदु आवेश की बात कर रहा है, यानी बिंदु आवेश कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा, और 1 के लिए देखो फार्मूला हमारा क्या हो गया? Q/R² हो गया। तो ये हमारा हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा गया है एक बार मैं अच्छे से और बता दे रहा हूँ। कहा गया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु आवेश हमारा +Q है, और इस +Q से R मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P होगा जहां पर हम परीक्षण आवेश +Q0 को रखते हैं, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये लैंग्वेज हो जाएगा इतना। तो फिगर देखो बना दिया गया है कि डॉटेड डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि परावैद्युतांक में है, और यही डॉटेड लाइन हमारा क्या कैपिटल K का है, और इस कैपिटल K में हमारा क्या है? +Q0 एक बिंदु आवेश है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पे हमने एक परीक्षण आवेश रखा है +Q0। अब इस +Q के कारण इस Q0 पर जो बल लगेगा वो वैद्युत बल किधर होगा? आगे की ओर होगा। तो अब फिर उसके बाद से लिखा गया था कूलाम के नियमानुसार। तो फार्मूला हमने बताया था कि कूलाम का नियम जो पढ़ा गया था, तो 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/R²। तो वहाँ पे Q1 Q2 था, तो हमने Q1 Q2 रखा था। यहाँ पे देखो चार्जेस क्या है? Q है और Q0 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Q और Q0 अपान दूरी कितनी है? R है तो R²। अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या बताया गया था? F/Q0। तो समीकरण 1 से F का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे
तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि वह कहाँ पे स्थित होगा, निर्वात अथवा वायु में होगा। अगर वहाँ पे कह देता किसी कुछ अलग पदार्थ और उसका नाम दे देता तो उसका मान भी आपको दे देता, तो उस के जगह पे जो मान देता हम वो चीज रखते, क्योंकि ऐसी संभावना ना होती है और ना ही आपके पेपर में आता है। हमेशा क्या कहा जाता है, निर्वात और वायु में ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो के का मान हमेशा कितना होता है, एक। किसी कुछ अलग पदार्थ की बात की जाएगी तो एक से अधिक हो जाएगा। तो अब इस के का मान कितना रखा जाएगा, यहाँ पे एक रख दिया जाएगा। तो जब एक रखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ई जो है चूंकि यह भी कांस्टेंट है और क्यू भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या बचा हमारा, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक निष्कर्ष ऐसा निकल सकता है, देख लो, चूंकि देखो यहाँ पे क्यू भी हमारा कांस्टेंट है और 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि ई, लिख सकते हैं हम क्या, ई जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इस कांस्टेंट का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू। अब देखो क्या कहता है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे r²। तो इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी घटेगी, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे दूरी क्या होगी, घटती जाएगी। यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये इसका मतलब, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल पढ़ते हैं तो अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती की बात करते हैं तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। यानी जैसे उसमें होगा वैसे सेकंड में होगा, और इसमें जस्ट अपोजिट होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो इससे क्या निकल सकता है कि जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती जाती है। या फिर दूसरा, जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते हैं वैसे वैसे दूरी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो ये जो है आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को दिया गया है, सब कुछ बताया गया है, नोट्स में सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे एक एक चीज़ मैं बस समझा दे रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हमारा हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इतने में अगर कहीं से किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन कहीं से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी सब्जेक्ट के आगे फिजिक्स क्या है, शून्य है, मतलब कुछ नहीं है। अगर पढ़िए तो फिजिक्स मतलब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिजिक्स में डरने वाले बच्चे हमेशा टॉप पोजीशन पे रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आती है बात आगे, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोगों को जितना ही हमें अच्छे से प्रमोट करेंगे वैसे ही मैं आपको अच्छी वीडियो और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके बाद आता है, जैसे हमने पढ़ा था कल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हमने बल्क मैटर में पढ़ लिया था, यानी उस पर अलग अलग बल लगते थे किसी चार्जेस के लिए, तो हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं जो फार्मूला हमारा आया है, E = 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हमारा कोई एक चार्ज है, उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो गई, अगर कहता उसमें हमारे n चार्जेज हो, यानी इस क्षेत्र में हमारे कितने चार्जेज हो, n चार्जेज हो, तो उस n चार्जेज के लिए हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है। तो जैसे हमने कल अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था वैसे ही हम आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनेक आवेशों के कारण। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
देखो अब जो अगला टॉपिक हम लोग का है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या कहा जा रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यानी अब किसी वैद्युत क्षेत्र में हमारे अगर n चार्जेज हों तो उसके लिए हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब हम जानते हैं कि जब हम कल अध्यारोपण के सिद्धांत से वैद्युत बल का मान निकाला गया था, उसी वैद्युत बल का फार्मूला क्या हमारा निकल के आया था, F1 = Q/4πε0 समेशन, नीचे लिखा गया था I = 2 से n तक और अंदर लिखा गया था QI/R² I1 यूनिट वेक्टर RI1। तो ये हमारा कल आया था वैद्युत बल के लिए। अब आज उसी चीज को हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो सेम चीज है, कुछ अंतर नहीं है। जहां जहां आपका F था वहां वहां क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। लैंग्वेज आप लोगों को सेम चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे बल लिखते थे वहीं पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर देंगे कि E1 E2 E3 एंड सो ऑन En है। तब उस पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः। तो अब जब हम लिखेंगे तो सेम चीज आप लोग लिखिएगा, हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन करवा रहे हैं। तो इसका जो प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ कैसे लिखेंगे कि माना n बिंदु आवेश Q1 Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 E2 E3 एंड सो ऑन En है। Q1 के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, Q2 के लिए E2, Q3 के लिए E3, ऐसे Qn के लिए कितना हो जाएगा, En हो जाएगा। तो अब उस समय जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी टोटल E यानी सारे के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस सो ऑन कहाँ तक हो जाएगा, वेक्टर En तक। और कल जब हम अध्यारोपण के सिद्धांत में बल के लिए पढ़े थे तो क्या था हमारा यहाँ पे, वेक्टर F = वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 एंड सो ऑन वेक्टर Fn था। तो अब जो है कल हम लोग पढ़े थे वेक्टर Fm बल के लिए पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो जैसे हम पढ़े थे F1 F12 F13 F14, वैसे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए E = E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन कितना हो जाएगा, En हो जाएगा। तो सेम चीज अभी फार्मूला जो बताया गया है कि E = 1/4πε0 Q/R²। ये फार्मूला अभी एक बिंदु आवेश के लिए आया है। तो अब इसी फार्मूले पे हम E1 E2 और E3 के मान निकालेंगे और पुट कर देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो अब कैसे किया जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अतः अब हम किसका मान निकाल रहे हैं, E1 का मान। तो E1 का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू, देखो क्या है, Q है। तो E1 के लिए जो चार्ज था हमारा Q = क्या था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक हो जाता है, Qn तक। यानी E1 के लिए जो हमारा आवेश था वो कितना था, Q1, और E2 के लिए जो हमारा चार्ज था कितना था, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन कितना था, Qn था। तो यानी E1 के लिए हमारा चार्ज कितना था, Q1, E2 के लिए चार्ज कितना था, Q2, और E3 के लिए चार्ज कितना था, Q3, ऐसे En के लिए चार्ज कितना था हमारा, Qn था। तो अब देखो यहाँ से पढ़ा जाएगा E1 का मान। तो E1 = कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू, अब देखो यहाँ पे चार्ज हमारा क्या होगा, Q1/, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1p, क्योंकि दूरी हमारी क्या है, p है। फिगर इसका देख लो कैसे है, यहाँ पे हमारा प्लस Q है और यहाँ पे हमारा पॉइंट P है।
तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब कहता है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल इधर हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से क्या निकल के आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 है तो Q1 दूरी कितना है R, दूरी कितनी है R, और कौन सा चार्ज है, पहला चार्ज है 1 और कहाँ तक है P तक, तो कितना हो जाएगा R1P और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम Q2 करते हैं तब E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो एक था तो एक, अब दो है तो दो, अब बिंदु हमारा क्या था P था तो P। ऐसे ही मान क्या करते हैं हम निकालते जाते हैं। तो देखो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R1P का स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और यही लिख दीजिएगा इंटू यूनिट वेक्टर R1P। ठीक, अब ऐसे हम किसका मान निकालेंगे E2 का मान, तो E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान कितना हो जाएगा R2P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2P हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम निकाल देंगे E3 E4 के लिए, तो अब हमारा निकल जाएगा En इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटा R स्क्वायर NP इंटू यूनिट वेक्टर RNP हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लिए E1 E2 E3 E4 एट सो ऑन, कहाँ से निकाल लेंगे En तक निकाल लेंगे। अब इन मानों को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से देखो क्या हो जाएगा E इक्वल टू E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R2P स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2P प्लस सो ऑन कहाँ तक हो जाएगा En तक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बटा R स्क्वायर NP इंटू यूनिट वेक्टर RNP। क्लियर है मेरी बात। एकदम कल का ही डेरिवेशन है, कल अध्यारोपण का सिद्धांत जो बल्कि मैटर में पढ़ा जाता है सेम वही चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस F की जगह पे यहाँ पे E है। तो अब देखो इस चीज को कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे भी है, यानी सारे फंक्शन में हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा कॉमन हो जाएगा। तो हम कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब कॉमन करने के बाद अंदर क्या क्या बचेगा देखो Q1 अपान R1P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P प्लस Q2 अपान R2P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2P प्लस सो ऑन Qn अपान R स्क्वायर NP इंटू यूनिट वेक्टर RNP। ये हमारा बच जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो जब n पदों का योगफल देता है तो इसको हम छोटा करने के लिए समेशन लिख देते हैं। समेशन क्या बताता है एडिशन बताता है। देखो Q1 Q2 Q3 एंड Qn जा रहा है, यानी हम मान सकते हैं कि I बराबर कहाँ से शुरू होगा 1 से शुरू होगा और कहाँ तक चल रहा है n तक चल रहा है। अब अंदर क्या है Q है तो Q, अब इस 1 को हम क्या माने थे I, तो यहाँ पे हम लिख देंगे I अपान R1। देखो अब 1 को क्या माना गया था 1 को I माना गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 और P है तो P, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे IP इंटू यूनिट वेक्टर RIP। यही हमारा क्या हो जाएगा आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो एक बार और हम बता दे रहे हैं, जैसे अध्यारोपण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है वो अभी हमने निकाला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। तो अब कहता है कि अगर उस सिस्टम में उस क्षेत्र में हमारे n चार्जेस हो तब क्या होगा, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा उनका सारे का वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा वह कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योगफल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी सारे तीव्रताओं को जोड़ देंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। अब E1 E2 E3 के मान फार्मूले पे निकाला गया, जो बिंदु आवेश निकाला गया उसी पे E1 का मान E2 का मान E3 En तक निकाला, तो हम Q1 Q2 Q3 लेके चलेंगे और दूरी हमारी क्या हो जाएगी R1P
2p NP। अब ये PP क्या है? P का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट हमारा, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे हमारा Q1 है तो इनसे दूरी हमारी क्या है? P है, और इनके बीच की दूरी क्या है? P। तो दूरी कहाँ से चलेगी? 1 से लेके P तक, इसलिए हम क्या कहते हैं? R और P। अगर Q2 होगा तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी? R2P हो जाएगी। तो P हमारा क्या बता रहा है? उस बिंदु पे बता रहा है जहाँ तक हमको चलना है, तो वो हमारी दूरी को प्रदर्शित कर दे रहा है। तो अब इसको निकाले हैं, फिर समीकरण 1 में रख के जोड़ दिए हैं, फिर समेशन लगा दिए हैं, फिर i=1 से लेके i=n तक हमने समेशन लगा दिया है। तो हमारा निकल गया कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस चीज़ का बच्चों PDF हम लोग आपको प्रोवाइड कर दिया था, नियर अबाउट हमें लगता है हफ्ता या 10 दिन पहले ही आप लोगों को मैंने दे दिया था। उसी चीज़ को आज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, समझा दिया कि कैसे कैसे हुआ है। अगर कहीं किसी स्टेप में दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप निसंकोच पूछिएगा, और मेरा विश्वास है कि आप लोग फिजिक्स में टॉप करेंगे, मेरी गारंटी है। बस आप लोग डेली का डेली पढ़ते रहिए, क्लास लेते रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और बस जैसे कहा जाता है ना कि युद्ध में उतरने के लिए जब तक योद्धा के पास सारे शस्त्र न हो, सारे अस्त्र न हो, तब तक वह युद्ध को जीत नहीं सकता है। तो हम लोग बस आप लोगों को जितना भी अस्त्र और शस्त्र है बोर्ड के पेपर के लिए, वो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं। बस आप लोगों को खड़े होकर लड़ने की ज़रूरत है। और जब सारे शस्त्र होंगे तो जाहिर सी बात है, अब आप लोगों को पता ही होगा, सारे शस्त्र रहेंगे तो कोई भी शत्रु आप लोगों का कुछ कर नहीं सकता, चाहे बोर्ड का भी हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो हम सब करके आएंगे, क्या दिक्कत है, बिना किसी टेंशन के। लेकिन बस आप लोग पढ़ते रहिए, सब कुछ होगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अच्छे से पढ़िए। और मेरी तरफ से आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए अभी से बेस्ट आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।